यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेटा पत्र लेखन। बच्चों, पत्र लेखन जो है शुरू से ही हम जो है करते आए। 5th क्लास से जो है 4th क्लास से हमारे पत्र लेखन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो देखिए, पत्र जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं, एक बार थोड़ा सा डिटेल हम देखते हैं। तो देखिए बेटा, चाहे मतलब जो है आज जो है विज्ञान का हमारा युग है, हम जो है एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए, या हम जो है इंटरनेट से, फोन से जो है अपने सगे संबंधियों से जो है संबंध स्थापित करते हैं, बात करते हैं। लेकिन आज भी क्या है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनमें आज भी जो है पत्र लेखन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पत्र जो है लेखन विचारों के आपसी आदान प्रदान का सशक्त और सुगम और सस्ता साधन है। पत्र लेखन क्या है? विचारों के आदान प्रदान का सशक्त, सुगम और सस्ता साधन है। पत्र लेखन केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि देखिए क्या है, पत्र लेखन से केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता बेटा। इससे क्या है कि जो पत्र लिखने वाला है उसके हमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण का भी पता चलता है, उसके चरित्र के बारे में भी पता चलता है, उसके संस्कारों के बारे में भी पता चलता है, और उसकी मानसिक स्थिति का भी हमें ज्ञान होता है। जो पत्र लिखने वाला है उसकी जो है हमें उसके दृष्टिकोण का, चरित्र का, व्यक्तित्व का, संस्कारों का और उसकी मानसिक स्थिति का भी जो है हमें ज्ञान होता है। तो पत्र लिखते समय बेटा हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों? सबसे पहले जो भाषा है पत्र लेखन के लिए वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, और जो है पढ़ने वाले की जो है स्पष्ट होनी चाहिए, आसानी से उसको समझ आ जानी चाहिए। स्नेह, शिष्टता और भद्रता का जो है पालन करना चाहिए हमें पत्र लिखते समय। स्नेह का, शिष्टता का मतलब अच्छा आचरण कर, अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छा आचरण हमारा दिखाई देना चाहिए पत्र में। और भद्रता मतलब जेंटल दिखे हम पत्र लिखने में। हमारा जो दृष्टिकोण है, पत्र प्राप्त करने वाले का पद, योग्यता, संबंध का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो पत्र जिसको हम लिख रहे हैं, पत्र प्राप्त करने वाला, उसके पद का हमें पता होना चाहिए, उसकी योग्यता का पता होना चाहिए और उसके संबंध और सामर्थ्य का पता होना चाहिए। और बहुत अधिक मतलब अनावश्यक विस्तार से भी हमें पत्र लिखते समय बचना चाहिए, मतलब बहुत लंबे पत्र नहीं लिखने चाहिए। और इसके बाद क्या है बेटा? विषय वस्तु की पूर्णता, कि जो विषय वस्तु है वो पूर्ण होनी चाहिए, मतलब जो आप मैसेज देना चाहते हैं उस पत्र के माध्यम से, जो संदेश देना चाहते हैं पत्र प्राप्त करने वाले को, वो पूरा होना चाहिए। और भाई कड़वे शब्दों का प्रयोग जो है या अशिष्ट शब्दों का प्रयोग जो है पत्र में नहीं करना चाहिए। तो ये था बेटा पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब है पत्र के भेद, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र दो प्रकार के होते हैं बेटा, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो जिन लोगों के साथ हमारे औपचारिक संबंध होते हैं, औपचारिक पत्र क्या होते हैं बेटा? जिन लोगों के साथ हमारे औपचारिक संबंध होते हैं उन्हें औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। इन पत्रों में व्यक्तिगत और आत्मीय विचार जो है प्रकट नहीं किए जाते। जो औपचारिक पत्र होते हैं इनमें हम अपने व्यक्तिगत और आत्मीय विचार नहीं प्रकट करते, इनमें अपनेपन का भाव जो है पूरी तरह से गायब होता है। यानी कि जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें अपनेपन का भाव इतना नहीं होता, इनमें अपने विचारों को भली भांति जो है सोच समझकर प्रकट किया जाता है। औपचारिक पत्र सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों को, जैसे आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो वो क्या है? औपचारिक पत्र है बच्चों। अगर किसी सरकारी कार्यालय को पत्र लिखते हो, नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखते हो, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखते हो, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हो, तो ये सभी पत्र क्या है? हमारे औपचारिक पत्र हैं।
किसी पत्र पत्रिका के संपादक को पत्र लिखते हो, अध्यापक को लिखते हो, किसी व्यापारी को लिखते हो, तो ये सभी पत्र कहलाते हैं औपचारिक पत्र, जो किसी संस्था के अधिकारी को लिखे जाते हैं, चाहे वह संस्था निजी हो या सरकारी हो। तो उन पत्रों को कहा जाता है औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र जो है भी लिखने के लिए सबसे पहले हम औपचारिक पत्र का, जब हम अब बारी आती है अनौपचारिक पत्र की, कि अनौपचारिक पत्र फॉर्मेट जैसे हम बताएंगे बेटा दोनों का लास्ट में। तो अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक, जिन लोगों के आपसी संबंध आत्मीय होते हैं, जिन लोगों के साथ हमारे संबंधी होते हैं, रिलेटिव होते हैं, जिनके साथ हमारा आत्मीय संबंध होता है, उनको लिखे जाते हैं बेटा औपचारिक पत्र। उनको कौन से पत्र लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र उनको लिखे जाते हैं। तो उनके द्वारा एक दूसरे को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, जो हम अपने संबंधियों को लिखते हैं। ऐसे पत्र जो है अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, लगाव, गुस्सा, उलाहना, आदर आदि अपनत्व के भाव स्पष्ट होते हैं। इन पत्रों में बनावटीपन की मात्रा कम होती है, जबकि औपचारिक पत्रों में हमारा बनावटीपन की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें बनावटीपन नहीं होता। वाक्य संरचना बातचीत के स्तर पर आ जाती है। जो वाक्य हम जैसे नॉर्मल बात करते हैं, तो वो उस प्रकार के जो है वाक्य स्तर की बात आ जाती है अनौपचारिक पत्र में। मन के भाव और विचार बिना किसी संकोच के हम प्रकट कर सकते हैं। इसमें औपचारिकता का समावेश नहीं किया जाता। प्राय सभी प्रकार के सामाजिक पत्रों को इसी श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाता है। विवाह, जन्मदिन, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, शोक सूचनाओं आदि को इन्हीं के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है। तो जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं विवाह पर, जन्मदिन पर, गृह प्रवेश पर, संस्कार, मुंडन संस्कार पर या शोक समाचार पर, तो इन सभी को जो है हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो बेटा क्या है, अब इनके जो लिखने का तरीका है वो क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि चुनाव के दिनों में कार्यकर्ता घर, विद्यालयों और मार्गदर्शक आदि पर बेतहाशा पोस्टर लगा जाते हैं। इससे लोगों को होने वाली असुविधा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए दैनिक लोकवाणी समाचार पत्र के जनमत कॉलम के लिए पत्र लिखिए। तो बेटा देखिए, जब भी आप कोई पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले इसमें होता है, आपको दो चीज पता होनी चाहिए, पत्र लिखने वाला कौन है और पत्र प्राप्त करने वाला कौन है। लिखने वाला कौन है और किसको लिख रहे हो। अब देखिए, जब आप परीक्षा में बैठे हैं तो पत्र लिखने वाले कौन हैं? आप हैं। अब लिखना किसको है वो आपके क्वेश्चन पेपर में होगा कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जब पत्र लिखना शुरू करते हैं तो पत्र में बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बेटा पत्र लिखने वाले का पता, एड्रेस। पत्र लिखने वाले का पता, जैसे आप लिख रहे हो पत्र, तो आपका पता क्या है? उस समय क्या है, आप परीक्षा भवन में बैठे हो, तो आपका पता क्या होगा? परीक्षा भवन। तो यहाँ क्या आ जाएगा शुरू में? परीक्षा भवन। फिर कहाँ का परीक्षा भवन है बच्चे? तो आप वहां देख सकते हैं परीक्षा भवन क ख ग, क्योंकि बोर्ड क्लासेस में अलाउड नहीं होता किसी शहर का नाम लिखना, रोल नंबर लिखना या कुछ भी अलाउड ऐसा नहीं होता। जहां आपको ये लगता है कि आपको अपना परिचय लिखना है, तो वहां आप ए बै से क ख ग का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे परीक्षा भवन,
उसके बाद क ख ग नगर। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 480 नई बस्ती चंबा, तो यहाँ लिखेंगे आप परीक्षा भवन क ख ग नगर। उसके बाद दिनांक, दिनांक भी नहीं लिखने की जरूरत होती है, आप लिखेंगे जैसे आज क्या है 31 मई 2021, 31 मई 2021। अब देखिए बेटा, ये तो हो गया है पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का पता। उसके बाद दिनांक आपने मेंशन कर दिया है, दिनांक के बाद क्या होता है, पत्र प्राप्त करने वाले का संबोधन, अभिवादन। भाई आपका उससे किस प्रकार का संबंध है, तो पत्र प्राप्त करने वाले का संबोधन। ठीक है, तो संबोधन क्या है उसको, जैसे अब पत्र किसको लिखना है, संपादक को। देखिए यदि आपको दिया किसी भी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, तो आप किसी भी समाचार पत्र का नाम दे सकते हैं। यदि यहाँ लिखा है दैनिक लोकवाणी, समाचार पत्र का नाम है बेटा ये दैनिक लोकवाणी, तो यहाँ जब पत्र का समाचार पत्र का नाम दे दिया गया है, तो आप वही समाचार पत्र जो है मेंशन करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे संपादक दैनिक लोकवाणी, और उसके बाद जहां से ये निकलता है वो मेंशन करेंगे चेन्नई, शहर का नाम मेंशन कर देंगे, संपादक दैनिक लोकवाणी चेन्नई, चेन्नई की जगह जो कुछ भी आप किसी भी शहर का नाम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, उसके बाद आता है विषय। विषय जो है ये इसके बाद आएगा, तो जगह जगह राजनीतिक पोस्टर लगाने हेतु यहाँ तक भी आप जो है हेतु तक भी जगह जगह राजनीतिक पोस्टर लगाने हेतु। ध्यान रखिए बच्चों, आप यहाँ मिस्टेक करते हैं, विषय जो है आप बिल्कुल एज इट इज जो पत्र में लिखा है उन लाइनों को एज इट इज लिख देते हैं, तो विषय बिल्कुल छोटा होना चाहिए, लेकिन उसमें जो मेन समस्या है उसका वर्णन होना चाहिए। जैसे जगह जगह राजनीतिक पोस्टर लगाने की शिकायत हेतु, ठीक है, जगह जगह राजनीतिक पोस्टर लगाने की शिकायत हेतु। अब देखिए आते हैं, ये सारा आपको लेफ्ट हैंड की तरफ, बाएं हाथ की तरफ आपने मेंशन करना है, कुछ भी आप दाईं तरफ नहीं लिखेंगे यहाँ तक। अब देखिए आदरणीय महोदय या महोदय, आप खाली भी लिख सकते हैं, आदरणीय महोदय भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैं आपके लोकप्रिय पत्र के जनमत कॉलम के लिए एक पत्र लिख रहा हूं, क्योंकि ऊपर मेंशन है ना जनमत कॉलम के लिए, इसे प्रकाशित करने की कृपया करें कि जनमत कॉलम में इस पत्र को प्रकाशित करें, छापें। आप जानते हैं कि जब भी बेटा आप किसी भी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखते हैं, तो स्टार्टिंग की लाइन आप ये लिख सकते हैं, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से। ठीक है, ये भी लाइन आप लिख सकते हैं। दिनों में कार्यकर्ता, चुनाव के दिनों में कार्यकर्ता बिना सोचे समझे विद्यालय, घरों तथा मार्ग दर्शन चित्रों आदि पर अत्यधिक पोस्टर लगा जाते हैं। घर अथवा विद्यालय कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, उन पर लगे पोस्टरों से यह भ्रम हो जाता है कि घर तथा विद्यालय भी किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। इन पोस्टरों से मार्गदर्शन चित्र इस तरह ढक जाते हैं कि अजनबी को रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं लगता। कि जो लिखा होता है कि यहाँ जो है ये मार्ग इस तरफ जाएगा, तो वो जो साइन वगैरह है या जो एड्रेस वगैरह जहाँ लिखे होते हैं, तो वो ढक जाते हैं और अजनबी व्यक्ति को जो है मार्ग का पता ही नहीं चलता। इन पोस्टरों को लगाने वालों को की जो भीड़ है, उसके कारण आम लोगों को तथा छात्रों को भी असुविधा होती है। अतः मैं सरकार तथा राजनीतिक दलों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ
और आशा करता हूं कि आप लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए मेरे इस पत्र को प्रकाशित करने का आदेश देंगे। तो इसके बाद समापन किस प्रकार होगा बेटा? भवदीय एबेस, क्योंकि आप पेपर में जो है एग्जाम में अपना नेम राइट नहीं करेंगे। भवदीय एबेस ये कुछ भी आप जो है लिख सकते हैं, लेकिन आपने अपना नाम मेंशन नहीं करना है। ना आप स्वयं का एड्रेस मेंशन करोगे, उसमें भी अपने शहर का नाम एबेस है नगर लिख देंगे या जो भी है, कैखे नगर, एबेस है नगर, कुछ भी आप मेंशन कर देंगे। ना आप अपने शहर का नाम लिखेंगे और ना ही आप अपने जो है लास्ट में अपना नाम मेंशन करेंगे। तो ये तो था बेटा औपचारिक पत्र, जिसमें हमें औपचारिकताएं जो है देखनी पड़ती हैं कि किस प्रकार हम पत्र लिखें। अब अगर हमें लिखना है अपने संबंधियों को पत्र, तो वो किस प्रकार लिखेंगे? अनौपचारिक पत्र। देखिए अनौपचारिक पत्र बेटा, जैसा मैंने बताया है कि जो अनौपचारिक पत्र होता है उसमें जो है आपको विषय भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा जो है उसमें भाषा का भी जो है हम अपने संबंधियों को अपने अनुसार भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें भी बेटा, जैसे अपने से छोटों को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यदि अपने से बराबर वालों को लिखना है, सहेली को, मित्र को, तो कैसे लिखेंगे, यदि अपने से बड़ों को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले है बेटा संबोधन। सबसे पहले आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए जिसमें प्रातः भ्रमण के लाभ बताए गए हों। तो सबसे पहले आप वही करेंगे। सबसे पहले आपका अपना एड्रेस आएगा, परीक्षा भवन, कैखे नगर, ठीक है, यानी कि लिखने वाले का पता, ठीक है। सबसे पहले बाएं हाथ की तरफ, चाहे पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, तो अनौपचारिक में भी बाईं तरफ आपका एड्रेस आ जाएगा लिखने वाले का। उसके बाद जो है दिनांक मेंशन होगी। दिनांक कैसे लिखेंगे बच्चे? 31 मई 2021। तो अब इसके बाद क्या करना है हमने? इसके बाद जैसे अगर अपने से छोटों को लिखना है तो प्रिय, फिर उसका नाम मेंशन कर देंगे, चिरंजीव रहो, ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सुखी रहो, शुभ आशीष। तो इस प्रकार जो है हम उनका संबोधन करेंगे। अगर है हमारे से बराबर वाले, सहेली है, तो प्रिय बंधुवर, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। और अगर आपसे बड़े हैं तो उनको कैसे लिखेंगे? आदरणीय, पूजनीय, पूजनीय पिताजी, आदरणीय चाचा जी, पूज्य, श्रद्धेय, इस प्रकार के जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं। सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, सादर चरण वंदना, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये देखना है बेटा कि आपसे बड़े को पत्र लिख रहे हैं, छोटे को पत्र लिख रहे हैं या मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें उसी प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। जैसे ये है अपने छोटे भाई को, तो प्रिय, फिर उसका नेम मेंशन कर देंगे, प्रिय सुरेश, प्रसन्न रहो। फिर उसके बाद बेटा विस्मयादि बोधक का चिन्ह हम लगाएंगे। कुछ दिनों में से तुम्हारा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। तो अपने छोटे भाई को लिख रहा है ना बड़ा भाई, तो छोटे भाई को क्या लिखा है उसने? प्रिय सुरेश, चिरंजीव रहो। ये भी हम लिख सकते हैं, प्रिय सुरेश, चिरंजीव भव। और शुभ आशीष भी लिख सकते हैं, प्रिय सुरेश, शुभ आशीष, सुखी रहो। इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, कुछ दिनों से तुम्हारा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य ही उसकी पूंजी होती है। बड़ा भाई समझा रहा है छोटे भाई को, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ
आत्मा निवास करती है। गत वर्ष के टाइफाइड का प्रभाव अब तक भी तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। गत मतलब जो चला गया, कि लास्ट ईयर जो टाइफाइड तुम्हें हुआ था उसका इफेक्ट जो है अब भी तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। मेरा एक ही सुझाव है कि तुम प्रातः भ्रमण अवश्य किया करो। यह स्वास्थ्य सुधार के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य मीन्स जरूरी, कि यदि हम मॉर्निंग वॉक करेंगे तो इससे हमारा जो है स्वास्थ्य सही रहेगा। इससे मनुष्य को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। मॉर्निंग वॉक से मनुष्य को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। तो प्रातः भ्रमण से शरीर चुस्त रहता है, कोई बीमारी पास नहीं फटकती। प्रातः बस्ती से बाहर की वायु बहुत ही शुद्ध होती है। इसके सेवन से स्वच्छ रक्त का संचार होता है, मन खिल उठता है, मांसपेशियां बलवान बनती हैं और स्मरण शक्ति भी जो है बढ़ जाती है। स्मरण याददाश्त, स्मरण शक्ति क्या है बेटा? याद करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। प्रातः काल खेतों की हरियाली से आंखें ताजा हो जाती हैं। मुझे आशा है कि तुम मेरे आदेश का पालन करोगे। नित्य प्रातः उठकर सैर के लिए जाया करोगे। अधिक क्या कहूं, तुम्हारे स्वास्थ्य का रहस्य प्रातः भ्रमण में छिपा हुआ है। भाई ज्यादा तो मैं क्या कहूं कि जो स्वास्थ्य का जो रहस्य है वो मॉर्निंग वॉक में छिपा हुआ है। पूज्य माता जी को मेरा प्रणाम और छोटे बच्चों को प्यार। तुम्हारा अग्रज, तुम्हारा बड़ा भाई, यह रह वह। मैंने आपको बार बार बताया है कि आप नेम जो है पेपर में मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड की तरफ से अलाउड नहीं होता कि आप जो है पेपर में नेम मेंशन करें। तो बेटा जब भी आप ऑफिशियल लिखोगे, जैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो देखिए स्टाइल यानी कि शैली वही है, बस एक बार यदि आपने पैटर्न समझ लिया है औपचारिक पत्र का, तो प्रधानाचार्य को जब आप पत्र लिखते हैं तो वो भी एक औपचारिक पत्र है बच्चों। जैसे इसमें दिया है मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, तो स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र भी क्या है? एक औपचारिक पत्र है। तो वैसे ही प्रधानाचार्य को जब आप पत्र लिखते हैं तब भी आप क्या लिखोगे? परीक्षा भवन। अगर एग्जाम में बैठे हो आप तो परीक्षा भवन ही मेंशन करोगे अपना एड्रेस। क नगर। सेवा में प्रधानाचार्य, द सेंचुरी स्कूल, घरोंडा। यदि आपका आ जाता है, आपने फाइनल एग्जाम में अगर लिखना है बोर्ड परीक्षा में, तब आप जो है द सेंचुरी स्कूल मेंशन नहीं करोगे। सेवा में प्रधानाचार्य, क स्कूल या क विद्यालय, एबस है नगर, तब आप ये मेंशन करेंगे। ठीक है। तो प्रधानाचार्य को जब आप पत्र लिखते हैं तो बेटा लास्ट में आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आप मेंशन करेंगे। तो जिस प्रकार का जो है पत्र है, जिस प्रकार का अधिकारी है, उसका जो समापन है पत्र का, उसी प्रकार से हम करते हैं। जैसे अगर पत्र आपका किस प्रकार का है, यदि पत्र है अनौपचारिक तो आप लिखेंगे, तो जैसे ये था तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी छोटी बहन, तुम्हारा प्रिय मित्र, तो समापन आप इस प्रकार से करेंगे। अगर पत्र है आपका औपचारिक, तो औपचारिक पत्र में आप अगर किसी संस्था के अधिकारी को लिखते हो तो लिखोगे आप भवदीय, तैथ है द, कुछ भी मतलब आप मेंशन कर सकते हो। और अगर पत्र लिख रहे हैं हम अनौपचारिक, तो उसमें आप जैसा भी रिलेशन है, जैसा भी संबंध है पत्र प्राप्त करने वाले के साथ, उसी प्रकार जो है उसका समापन करेंगे। तो बच्चों आपके जो यूटीज हैं उनमें पत्र आपका आएगा, तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का जो पैटर्न है वो आपको अच्छे से लर्न करना है। और जो भी पत्र आपको दिए जा रहे हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे। बच्चों अब है हमारा
रिवीजन कर लेते हैं हम लेसन का। नेक्स्ट क्लास में आपसे जो है लास्ट की जो भी टाइम हमारे पास होगा तो हम उसमें से उस टाइम में आपसे सुनेंगे लेसन। तो लेसन है हमारा, रिवीजन के लिए है हमारा, दो बैलों की कथा से शुरू करते हैं हम। तो दो बैलों की कथा के क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं बेटा। तो कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी कि पता चल जाए कि वहां कैद किए गए सभी पशु वहां उपस्थित हैं या नहीं, कोई मर तो नहीं गया है, कोई भाग तो नहीं गया है। तो इसलिए कांजी होश में बंद आवारा पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। कांजी होश क्या होता है बेटा? जहां आवारा पशुओं को कैद किया जाता है उसे बोला जाता है कांजी होश। नेक्स्ट है, छोटी बच्चे को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था? तो छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी और बैल जो है दिन भर जोते जाते थे और उन्हें डंडों से पीटा जाता था। उन्हें खाने को सूखा भूसा दिया जाता था। बैलों की इस बुरी दशा को देखकर छोटी बच्ची को दया आ गई। उसे लगा कि बैलों के साथ भी उनके समान सौतेला व्यवहार हो रहा है। जैसा छोटी लड़की के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था, ऐसा ही बैलों के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा था। इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया था। वह रात को उन्हें एक एक रोटी खिला आती थी। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन। इस कहानी के माध्यम से देखिए, क्वेश्चन है बेटा, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। हीरा और मोती नामक जो बैल हैं, वो अपने स्वामी झुरी से बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे तथा जी जान से उसके काम करते थे। परंतु जो झुरी का साला था गया, किसान का नाम क्या था बेटा? झुरी, और उसके साले का नाम क्या था? गया। और गया के भाई की लड़की थी छोटी लड़की, जो बैलों से बहुत प्रेम करती थी। अब क्या था, झुरी जो था वो तो अपने बैलों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका जो साला था गया, उन्हें जब वो लेकर गया बैलों को, हीरा और मोती को झुरी के यहाँ से, तो बैलों को वहां जाकर अच्छा नहीं लगा। यहाँ तक कि वह वहां जाकर उन्होंने चारा भी नहीं खाया और रात होने पर रस्सी तोड़ाकर वापस झुरी के घर आ गए। उन्हें फिर गया के घर आना पड़ता है, तो इसे ही अपनी वो नियति मान लेते हैं। दोबारा जो वो भाग आते हैं रात को झुरी के घर वापस, तो फिर दोबारा उन्हें गया के घर लाया जाता है। फिर जब दोबारा वो गया के घर आ जाते हैं तो वो इसको अपना भाग्य समझते हैं कि भाई हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे? हीरा और मोती सोचते हैं कि जब हमने बैल का जन्म लिया है तो हम मार से कहां तक बचेंगे। वे अपनी जाति के धर्म को निभाते हैं और बदले में मनुष्य को नहीं मारते। कांजी होश में मित्रता निभाते हैं तथा मिलकर सांड का मुकाबला करते हैं। दढ़ियल द्वारा खरीदे जाने के बाद भी अपने घर का रास्ता पहचान कर झुरी के घर आ जाते हैं और अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं कि वो अपने स्वामी से कितना प्यार करते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन विशेषताओं को आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? यानी कि गधे को मूर्ख न कहकर प्रेमचंद ने क्या कहा है? सब गधे को मूर्ख समझते हैं ना, जब कोई मूर्ख होता है तो हम कहते हैं तो बिल्कुल गधा है। तो इस गधे को मूर्ख न कहकर प्रेमचंद ने क्या कहा है? तो प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को सीधा, सहनशील, अक्रोधी, सुख दुख में समभाव रखने वाला प्राणी बताते हुए उसे ऋषि मुनियों के सद्गुणों से युक्त बताया है कि जो गुण ऋषि मुनियों में होते हैं वो
जैसे सहनशीलता, सीधापन, सुख दुख में एक जैसा भाव, वे सभी गधे में पाए जाते हैं। वे उसे एक सीधा साधा पशु बताते हैं जिसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया तक नहीं दिखाई देती है और रूखा सूखा खाकर भी संतुष्ट रहता है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो बहुत दिनों में से साथ रहते रहते हीरा मोती में गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों मूक भाषा में एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। मूक भाषा में बिना बोले ही आपस में सींग मिलाकर एक दूसरे को चाट अथवा सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते। यदि एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। हल या गाड़ी में जोत दिए जाने पर दोनों का यह प्रयास रहता था कि अधिक बोझ उसकी गर्दन पर रहे। गया के घर से दोनों मिलकर भागे थे। गया के घर दोनों ही भूखे रहे थे। सांड को दोनों ने मिलकर भगा दिया था। मटर के खेत में मोती जब कीचड़ में धंस गया था तो हीरा स्वयं ही रखवालों के पास आ गया था, जिससे दोनों को एक साथ सजा मिली। कांजी होश में मोती हीरा के संबंध कांजी होश में जब दोनों बंद थे तो बंधे होने के कारण बाड़े की दीवार टूट जाने पर भी नहीं भागा मोती। इन सब घटनाओं से हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है कि वे बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हैं। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए कि स्त्री के प्रति प्रेमचंद जी का क्या दृष्टिकोण था। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से इस ओर संकेत किया है कि हमारे समाज में स्त्री को सदा प्रताड़ित किया जाता है। उसे पुरुष की दासी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसे सब प्रकार से मारने पीटने का अधिकार पुरुष के पास होता है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। उसे पुरुष की इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना होता है। स्त्री को सदा पुरुष पर आश्रित रहना पड़ता है। तो ये दृष्टिकोण है प्रेमचंद जी का, किसके प्रति? स्त्री के प्रति। उस समय समाज वर्णन किया है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? इस कहानी में किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को अत्यंत भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। झुरी को अपने बैलों हीरा और मोती से बहुत लगाव था। वह उन्हें अच्छा भोजन देता है। जब वे गया के घर से भागकर आते हैं तो उन्हें दौड़कर गले लगा लेता है। गया के घर जाते हुए बैलों को भी झुरी से बिछुड़ने का दुख है। वे समझते हैं कि उन्हें बेच दिया गया है। वे और अधिक मेहनत करके झुरी के पास ही रहना चाहते हैं। गया के घर की छोटी बच्ची के हाथ से एक एक रोटी खाकर उन्हें उस बच्ची से स्नेह हो जाता है और बच्ची पर अत्याचार करने वाली उसकी सौतेली माँ को मोती मारना चाहता है। अंत में जब हीरा और मोती कांजी होश से दड़ियल के साथ घर पहुंचते हैं तो झुरी उन्हें गले लगा लेता है और झुरी की पत्नी भी उन दोनों के माथे चूम लेती है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि किसान जीवन वाले हमारे समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध है, भावात्मक संबंध है। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो इस कथन से स्पष्ट है कि मोती में परोपकार की भावना है। परोपकार, दूसरे का भला चाहने वाला, पर स्वयं धकेला। मोती सच्चा मित्र भी है। हीरा की रस्सी वह तोड़ नहीं सका था, इसलिए वह स्वयं बाड़े से भागकर नहीं गया, बल्कि हीरा के पास ही बैठा रहा।
और सुबह होने पर भी चौकीदार ने मोटी रस्सी सिर से बांध दिया और खूब मारा। मोती बहादुर भी है, अपने बल पर वह सींग मारकर बाड़े की दीवार को गिरा देता है, जिससे बाड़े में कैद जानवर बाहर भाग जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य इनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। तो इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि पशु भी परस्पर मूक भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप कर लेते हैं तथा एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं। उनकी इस प्रकार से एक दूसरे के मन की बात को जानने की जो शक्ति है वह केवल उन्हीं के अंदर है। मतलब बिना बोले एक दूसरे की बात केवल पशु ही समझ सकते हैं। मनुष्य जो कि स्वयं को समस्त प्राणियों में उत्तम मानता है, श्रेष्ठ मानता है, उसमें भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वह जो है बिना बोले ही दूसरे की बात समझ सके। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मान लो भोजन मिल गया। तो गया के घर आने के बाद हीरा और मोती को केवल सूखा चारा खाने को मिलता था। उन्हें सारा दिन खेत में जोता जाता था और उनकी डंडों से पिटाई होती थी। उन्हें प्रेम करने वाला कोई भी नहीं था।